अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाक़र। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के दफ़ा 370 की और जम्मू कश्मीर के खुसूसी आइनी जो हैसियत उसकी थी, जिसको ख़त्म किया गया आज ही के दिन। आज 6 बरस मुकम्मल हो चुके हैं, यानी 5 अगस्त 2019 में मरकज़ की जानिब से ये इक़दाम उठाया गया था। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम का उन्वान हमने दिया है 5 अगस्त जम्मू कश्मीर के लिए यौम जश्न या यौम सियाह, क्योंकि इसी तरह की बात कही जा रही है। एक हल्का है सियासी तौर पर जो ये कह रहा है कि आज का दिन यौम सियाह है, और दूसरा हल्का वो है जो ये दावा कर रहा है कि आज का दिन तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक जश्न का दिन है, एक खुशी का दिन है, एक मसरत का दिन है, क्योंकि बहुत सारी जो रुकावटें थी, तकलीफ़ें थी, वो दूर हुई और वो राहतों में तब्दील हो गई। तो बहरहाल दोनों का हम मुआवजा करेंगे। हम फैसला नहीं कर सकते, लेकिन एक्चुअल सूरत हाल क्या है, हालात क्या है, और वहाँ की जो सियासी पार्टियाँ हैं वो क्या कह रही हैं, और साथ ही साथ इस दरमियान जम्मू कश्मीर के लोगों के भी जो एहसासात हैं, जज्बात हैं, ख्यालात हैं, मुशाहिदात हैं, वो क्या हैं, उस पर आज के इस प्रोग्राम में हम नज़र डालेंगे। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी अर्ज़ कर दूं कि जिस तरह से उत्तराखंड में बहुत ही खौफनाक, यानी ज़िला जो उत्तरकाशी है, यहाँ के देहात धराली में जो सैलाब आया, उस पर भी नज़र डालेंगे। और बहुत ही अफसोसनाक, जिसमें अभी तो इब्तिदाई जो इतलात हैं उसमें 4 की मौत की बात की जा रही है, लेकिन बड़ा खौफनाक ये सैलाब रहा है, सैलाबी रेला रहा, उस पर भी हम नज़र डालेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ इस वक्त हमारे मौजूद मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब, RTI मूवमेंट जम्मू कश्मीर के सरबरा, उनका मैं इस्तकबाल करता हूं। हमारे साथी शबनम फैयाज, करस्पॉन्डेंट जम्मू कश्मीर 4 TV के, मैं दोनों का इस्तकबाल करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम अपने दोनों मौजूद मेहमानों के साथ बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा पैनल से कि थोड़ा सा जायज़ा लेंगे, थोड़ा सा माजी में जाएंगे। आज के हवाले से अगर हम बात करें तो आज 5 अगस्त है, और ये दिन जम्मू कश्मीर के माजी का एक तारीख़ी दिन बन गया है। इस दिन को एक सियासी हल्का जम्मू कश्मीर को आर्जी दफ़ा की क़ैद-ओ-बंद से आज़ादी का दिन करार दे रहा है, तो वहीं एक सियासी हल्का इस दिन को बहुत यानी कहा जा रहा है कि जमहूरियत का एक सियाह दिन वो करार दे रहा है, जिसमें भारत के आइन के ख़िलाफ़ मोदी हुकूमत ने ऐसा कदम उठाया जिसने जम्मू कश्मीर के खुसूसी आइनी मौक़िफ़ को ख़त्म कर दिया। बहरहाल आज दफ़ा 370 और 35A के ख़ात्मे के 6 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। भाजपा और इसके हलीफ आज के दिन को जम्मू कश्मीर के तई एक इनक़लाबी मुस्बत तब्दीली के तौर पर मना रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर की तमाम सेक्युलर कहलाने वाली सियासी पार्टियां इस दिन को यौम सियाह, यौम सोग के तौर पर उन्होंने मनाया, एहतजाज के ज़रिए अपने गम व गुस्से का इजहार किया। याद रहे, साल 2019 में 5 अगस्त के रोज़ मोदी हुकूमत ने पार्लियामेंट में आइन साजी करते हुए दफ़ा 370 और 35A को ख़त्म कर दिया था। दफ़ा 370 के ख़ात्मे के साथ जम्मू कश्मीर के रियासती मौक़िफ़ को भी ख़त्म किया गया। न सिर्फ जम्मू कश्मीर के रियासती मौक़िफ़ को ख़त्म किया गया, बल्कि जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक हिस्सा लद्दाख का जम्मू कश्मीर की रियासत से अलहदा कर दिया गया। न सिर्फ जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, बल्कि जम्मू कश्मीर को मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम लाया गया। दफ़ा 370 के ख़ात्मे से क़ब्ल जम्मू कश्मीर की वक्त की PDP BJP मखलूत हुकूमत को ख़त्म किया गया। भाजपा ने PDP से अपनी तायद वापस ली, जम्मू कश्मीर हुकूमत तहलील कर दी गई। जम्मू कश्मीर के गवर्नर के हाथ सारे अख्तियारात व इंतज़ामात दे दिए गए। दफ़ा 370 के ख़ात्मे से क़ब्ल जम्मू कश्मीर में गैर मामूली सिक्योरिटी सरगर्मियाँ देखी गईं। वक्त के गवर्नर ने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं, मामला सिक्योरिटी थ्रेट का है। मरकज़ी कायदीन ने जम्मू कश्मीर के कायदीन से मुलाकात के बाद इस बात का तयक़ुन दिया कि जम्मू कश्मीर में कोई ऐसी गैर मुतवक्का सरगर्मी नहीं है। लेकिन देखते ही देखते जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी में सूरत हाल गैर यकीनी बनती गई। जम्मू कश्मीर की सियासी क़यादतों को नज़रबंद किया जाने लगा, किसी को गिरफ्तार किया गया, सिक्योरिटी गैर मामूली सिक्योरिटी जो है बंदोबस्त कर दिए गए। अवाम अब भी ये समझने से खासिर थे कि होने क्या जा रहा है। आखिरकार ये पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के ज़रिए ये सारा तातुल ख़त्म हुआ और जम्मू कश्मीर को हासिल खुसूसी दफ़ा 370 को ख़त्म कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, इसके रियासती दर्जे को ख़त्म किया गया। जम्मू कश्मीर में गवर्नर को LG का दर्जा दे दिया गया। दफ़ा 370 के ख़ात्मे की तायद करने वालों ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में अमन कायम होगा, खुशहाली आएगी, जम्मू कश्मीर तरक्की करेगा, मरकज़ी स्कीम्स के ज़रिए इन्हें फ़ायदा पहुँचेगा।
एक ऐसी दीवार गिरा दी गई है जो तरक्की की राह में रुकावट बनी हुई थी। दिल्ली से चलने वाले न्यूज़ चैनल्स ने जम्मू और लद्दाख में जश्न का माहौल बताया, लेकिन कश्मीर का रद्द-ए-अमल सिक्योरिटी के तहत किए गए इक़दामात की नज़र रह गया और कश्मीर कुछ ऐसा खामोश हुआ कि आज तक यहाँ के सियासी लीडरान कह रहे हैं कि 5 अगस्त के बाद हमें खामोश ही कर दिया गया। 5 अगस्त यौम सिया या यौम जश्न, यकीनन यह फैसला आपका और हमारा नहीं हो सकता, बल्कि ये वो मामला है जो 6 बरस गुजरने के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम ही बता सकते हैं, वहाँ के लोग ही बता सकते हैं। बहरहाल इसी पर हम आज बात कर रहे हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब से जानना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, बहरहाल सरसरी तौर पर हमने खाका खींचने की जो है कोशिश की है, लेकिन मैं कहाँ से आगाज़ करूँ? मैं बाहर से देख रहा हूँ कश्मीर को, आप कश्मीरी हैं, कश्मीर से जो है बात कर रहे हैं। तो बहरहाल आज 2 तरह की सरगर्मियाँ हमने कश्मीर में देखी हैं। आप क्या कहेंगे? एक जानिब यौम सिया और एक जानिब कहा जा रहा है कि भाई बहुत बड़ी एक रुकावट वाली दीवार थी, वो गिरा दी गई, बड़ा अच्छा काम हुआ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। जी डॉक्टर साहब। देखिए बाग साहब, जब दफा 370 को जब कलअदम किया गया, जब इसको तरमीम किया गया पार्लियामेंट के अंदर जी 5 अगस्त 2019 को, हाँ, उस वक्त अपने जो है बहुत सारे जो वहां पे डिबेट्स हुए, खासकर बीजेपी के जो लीडरान थे, जिसमें ये हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब थे या बाकी लीडरान थे जी, उन्होंने वहां पे कहा कि 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में तरक्की नहीं हो रही थी, उसमें डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, उसमें बाकी चीजें थी, ये अड़चन था, बाकी सिक्योरिटी के इश्यूज को लेके, बाकी चीजों को लेके। मगर मसला ये है कि तकरीबन इस वक्त 5 सालों के अंदर तकरीबन 900 कवानीन, मरकज के 900 कवानीन को जम्मू कश्मीर में नाफिज किया गया आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद। जी जी, पहले ऑर्डर में पहले तकरीबन 150-200 कवानीन पहले आए, उसके बाद अलग अलग ऑर्डर्स जो हुए, जो J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 का, उसके हवाले से। जी जी, तो उसके बाद उन जो लॉज यहाँ पे आ गए, कवानीन आ गए। अब देखना है कि 370 से पहले क्या था, 370 के बाद क्या हुआ। मैं कोई सियासी बात नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, कोई जज्बाती बात नहीं करूंगा, मैं लीगली करूंगा बात। जितनी बात करूंगा लीगली करूंगा। कौन कौन से लॉज यहाँ पे आए, उनकी वजह से क्या तरक्की हुई कि नहीं हुई, क्या लोगों को फायदा मिला कि नहीं मिला। मैं सिर्फ 3 या 4 कवानीन की बात करूंगा। जी जी, पहले मैं बात करूंगा राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2006 के अंदर हमारी पार्लियामेंट ने पास किया था, मगर दफा 370 की वजह से राइट टू एजुकेशन एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। जम्मू कश्मीर में ऐसे कवानीन थे उस तरीके के, तो सरकार भी कर सकती थी यहाँ पे ऐसा पास कानून। मगर मसला है कि अब उसमें बहुत सारे अच्छे प्रोविजन थे, बहुत सारी चीजें थी उसमें, मगर एक इम्पोर्टेंट प्रोविजन जो उसमें था कि जो हमारे लॉज यहाँ पे थे तालीम के हवाले से, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के कदम होने से पहले जी, उसमें एक इम्पोर्टेंट प्रोविजन था मरकज के कानून में कि एक गरीब का बच्चा भी एक प्राइवेट स्कूल में, बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले सकता है। 25% जो है रिजर्व जो है सीट्स जो है रिजर्व रखनी है प्राइवेट स्कूल्स को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। ये सेक्शन 12 बोलता है राइट टू एजुकेशन का, सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 पार्ट सी जी, कि आप 25% सीटें रिजर्व रखेंगे गरीबों के बच्चों के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, और जो वो फीस उन बच्चों की है वो सरकार दे देगी उन प्राइवेट स्कूल्स को जी। यहाँ पे बड़े बड़े स्कूल्स हैं, एक भी स्कूल मुझे बताइए जिन्होंने 25% जो रिजर्वेशन दी हो, या सरकार ने फिर उन स्कूलों को जो है वो चीजें रियम्बर्स की हो, पैसा फीस उनका किया और रियम्बर्स। राइट टू एजुकेशन एक्ट तो आ गया यहाँ पे, सरकार का फोकस किस पे है ज्यादातर, हाँ प्राइवेट स्कूल क्या वहाँ डोनेशन लेते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है, उस पर बड़ा इनका है ये,
प्रेशर है। और जहाँ पे सरकार को खुद पैसा खर्च करना है और उन सरकारी प्राइवेट स्कूल्स को देना है और इंश्योर करना है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के बच्चों को, गरीब एक मजदूर के बच्चे को यहाँ के बिस्को स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में, बर्नौल स्कूल में, डीपीएस श्रीनगर में, बड़े बड़े स्कूल जो है एडमिशन मिले। बताइए कितने बच्चों को मिला है? ये हुई एक बात। दूसरा कानून यहाँ पे लागू इन्होंने किया, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट। ये 1999 में कानून पास हुआ, 1989 में। जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। और बहुत बड़ी बातें चली जब आर्टिकल 370 को जो रिपील किया गया, एब्रोगेट किया गया, उस वक्त बड़ी बातें चली कि जहाँ पे जो वाल्मीकि समाज है उनको कोई राइट्स नहीं मिले थे, कोई नहीं मिलते थे, कोई उनको मतलब कोई हुकूक नहीं थे, ये नहीं थे, वो बड़ी 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 बातें हो रही थी। और अफसोस की बात है कि आज 6 साल हो गए जी। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट है, उसके अंदर स्पेशल कोर्ट्स बनाने हैं, स्पेशल अदालतें कायम करनी है जहां पे हमारे शेड्यूल ट्राइब के लोग जाके वहां पे एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। कोई है ही नहीं, कोई अदालत ही नहीं है वहां पे, कोई स्पेशल कोर्ट है ही नहीं, आज तक नहीं बना है। और उसके बाद बहुत सारे कवानीन, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, बताइए क्या इम्प्लीमेंटेशन है? अभी भी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को लेके ग्राम सभा करनी है। ग्राम सभा तो पावर सिटी है, यहाँ तो पंचायत भी नहीं है 1.5 साल से। जी जी। लोगों को एम्पावर किया, डिसएम्पावर हो रहे हैं लोग। और फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेके जो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट है, जो कम्युनिटी राइट है, जो इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स है, नहीं दे रहे हैं। इवन ग्रेजिंग राइट्स नहीं दे रहे हैं, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो या हमारे गुजर बकरवाल हो या हमारे चौपान हो या यहाँ के कश्मीरी लोग हो जो पहाड़ों में, जंगलों में रहते हैं। और उस ग्रेजिंग राइट्स के लिए वहां पे ग्राम सभा होनी है जी। ग्राम सभा लोगों को तय करनी है, अवाम को, 18 साल के ऊपर के लोगों को तय करनी है। और ऑर्डर्स आते हैं डायरेक्टली, ग्राम सभा के नोटिस निकलती है जी, और उसको कैंसिल किया जाता है। जी हमें ग्राम सभा ने, मैंने खुद देखे सरकारी ऑर्डर आते हैं, ये कैंसिल कर दो ग्राम सभा को जी। वो लोग कोर्ट पे चले जाते हैं, कोर्ट से ऑर्डर लाते हैं कि ग्राम सभा करवाइए, अदालत बोलती है कि ग्राम सभा करवाइए, इनको ग्रेजिंग राइट्स दे दीजिए। अदालत के ऑर्डर को भी नहीं माना जाता है। ये क्या है? इन्होंने कहा था कि इसके बाद अवाम का राज आएगा, पंचायती राज को हम यहाँ पे मजबूत करेंगे। फॉरेस्ट राइट्स हमने यहाँ पे दे दिया लोगों को, हमने इनको राइट टू एजुकेशन एक्ट दे दिया, हमने इनको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट दे दिया। तमाम चीजें सरकार बोल रही थी, मगर जमीनी सतह पे इन कवानीन की अमल आवरी नहीं हो रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें एक एक चीज़ पर हम जो है अलग-अलग तौर पर ज़रूर सवालात यहाँ पर बनते हैं, उस हवाले से मैं आपसे ज़रूर जानूंगा। इसके साथ यानी एक ये हो गया इंतज़ामी मामलात और जो दावे किए गए थे कि दफ़ा 370 के ख़ात्मे के बाद चूँकि ये रुकावट बन रहा था मरकज़ी जो स्कीम से, जिसमें आपने ज़िक्र किया अभी, वैसे वो जो फ़ायदे पहले भी किसी और अंदाज में मिला करते थे, लेकिन बहरहाल अगर दिल्ली का मौक़िफ़ देखें और जिस तरह से कहा जा रहा था, दावा किया जा रहा था, तो उसमें से चंद डॉक्टर साहब ने जिक्र किए हैं। अब उस पर अमली तौर पर कितना काम हुआ है, क्योंकि 6 बरस हो चुके हैं, इस हवाले से और सवालात बनते हैं, मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन इसके साथ एक इंतज़ामी मामला और उसके साथ अमन की बात की गई थी, अमन व अमान लाने की बात की गई थी। मैं शबनम फैयाज़ से जानना चाहूँगा, शबनम आपसे जानना चाहूँगा मैं कि बहरहाल ये भी एक दावा था कि अमन व अमान क़ायम होगा, लेकिन यहीं से आज ही की बात देख लें कि कोलगाम के ड्यूसर के हवाले से आप ही वहाँ से ख़बर जो है भेज रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि 5वां दिन आज था वहाँ पर यानी इनकाउंटर जारी रहा, तो जानना चाहूँगा कि अमन व अमान के हवाले से जो कुछ दफ़ा 370 के ख़ात्मे के बाद जो सिचुएशन है, तो क्या मुशाहिदा है, किस तरह की जो है रिपोर्ट्स हैं, कितना जो है वाकई कामयाब हो पाए हैं जो कहा गया? देखिए 370 हटाए जाने के बाद अगर दिल्ली सरकार किसी चीज पे, किसी बात पे कह सकती है पूरे मुल्क को, वो ये है जी कि सड़कों पे नौजवान बाहर निकलकर फोर्स से पथराव नहीं कर रहे हैं, हाँ, हड़तालें नहीं हो रही है, और कुछ हद तक मिलिटेंसी के वाकयात जो वारदात हैं उसमें कमी आई। ये वो चीज है जो साफ तौर पर मरकजी सरकार कह सकती है, जिसको चाहे जितनी भी बीजेपी के साथ उनकी सियासी जो है आपस में रंजिशें हों, सियासी तौर वो दूरियां हों,
लेकिन उसको एतराफ करना पड़ेगा और हर कोई इसका एतराफ कर सकता है। लेकिन उसके बाद जो अगर देखा जाए, जो मरकजी सरकार ने दावे किए थे 2019 में कि दफा 370 को हटाए जाने के बाद किसी भी तौर जो है, जो एक जम्मू कश्मीर को इस तरह का एक मौका मिलता था वहाँ के अलहदगी पसंदों को, वहाँ के जो ऐसे अनासिर जो मुल्क दुश्मन कार्रवाई में मुलविस या मिलिटेंसी के वाकयात को, तो वो अब नहीं होंगे। ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद बहुत सारे अटैक्स जो है हुए, जिसमें अगर राजौरी पुंछ की बात करें, फिर हम किश्तवाड़ की बात करें, उधमपुर की बात करें, सांबा कुथवा की बात करें, बहुत से ऐसी वारदातें हुई जिनमें काफी नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, जिसमें फोर्सेस खासकर फौज का नुकसान हुआ जी। और उसके बाद पीर पंजाल रेंज हो, चाहे चिनाब वैली हो या वादी कश्मीर के इलाके हों, हर जगह पे फोर्सेस की तादाद में इजाफा किया गया, फौज को चौकन्ना किया गया। जो दिल्ली में या जहां एलजी की क़यादत में जो यहाँ पे सिक्योरिटी की मीटिंगें हुई, वो हुई। लेकिन अफसोसनाक बात ये है कि वजीर दाखिला के साथ जब एक मीटिंग हुई तो दूसरे दिन ही बैसरन पहलगाम में वो खूनी वाक़या, वो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से दो मुल्कों के दरमियान जंग तक नौबत क्या बल्कि हुई, और साथ साथ एक तनाव और अफसोसनाक जो ये वाक़या था, उस पे काफी लोग में जो है रंज गम का जो माहौल वो पैदा हुआ पूरे मुल्क में, जिसमें जम्मू कश्मीर खासकर वादी कश्मीर के लोग बेहद रंजीदा हुए, जो उस पर आज भी अफसोस जता रहे हैं। तो ये वाक़या हुआ जो शायद नहीं होना चाहते था, जिस तरह के वादे किए गए थे 2019 में जब 5 अगस्त को दफा 370 को हटाया गया था। और सिक्योरिटी के मामलात को लेके अगर ये कहा जाए मरकजी सरकार थोड़ी बहुत भी कहीं से चूक करती है, ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि जब आप श्रीनगर जम्मू को मिशारा पे सफर करते हैं तो सिक्योरिटी को इस तरह सख्त किया जाता है कि आम लोगों का चलना दोबर हो जाता है। और इसी तरह जो कार्रवाइयां हैं एंटी मिलिटेंसी, जो चाहे उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे उसमें सीआरपीएफ हो, चाहे उसमें फौज हो, तो पूरे वादी या पूरे जम्मू कश्मीर में हसास मुकामात पर जहां भी इस तरह की उन्हें भनक लगती है कि यहाँ मिलिटेंसी का कोई वाकया रोनमा देने की कोई कोशिश करे, वहां उन इलाकों में ये चीजें, ये कार्रवाइयां जारी रहती है और सालों साल ये चीजें चलती रहती है। अब बार बार जरूरी नहीं कि इनको खबरों में लाया जाए कि वहां ऑपरेशन है, वहां पर, बल्कि ये चीजें चलती रहती। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये कार्रवाइयां नहीं रुकती है, जो आपने कुलगाम में देखा, आज लगातार इतने दिन हुए इस ऑपरेशन को चलते हुए, इसका मतलब है कि वहां इस तरह की उनका ठिकाना कोई ऐसा है जहां पे वो इस तरह फौज का मुकाबला करें, या अभी तक फौज के हाथ में आए, उसमें अगर फौज को कामयाबी भी मिल रही है, लेकिन इस जगह पे है जहां पे इस ऑपरेशन को चलाने में दिक्कतें भी हैं। वही अगर 370 हटाए जाने के बाद दिल्ली और दिल की दूरी जो है उसको दूर किया गया, जम्मू कश्मीर के आवाम को अपने साथ लेने की बातें हो रही है, मरकजी सरकार कर रही है, तो क्या वजह है कि आपको इतना भी एतमाद नहीं कि जब जामिया मस्जिद श्रीनगर में कोई बड़ा दिन हो तो आप उसमें लॉक कर देते हैं, जब कहीं पे कोई और दिन हो तो आप उन सियासी लीडरों को, जैसे आज उनको आप अपने चाहे उनके पार्टी हेडक्वार्टर हों, चाहे उनके घर हों, उनको बाहर नहीं निकलने देंगे, सड़कों पर नहीं निकलने देंगे। तो क्या ये एहसास नहीं दिलाता है कि आपको अभी भी एतमाद नहीं है कि क्यों जमहूरी हक अगर कोई मांगे तो जमहूरी मुल्क है, यहाँ हर किसी को हक होना चाहिए और आप किसी को नहीं रोक सकते। इतनी बड़ी जमहूरियत का जब हम दावा करें, हमें उसको साबित भी करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया हम पे नजरें रख के जमाई रहती है कि भारत एक बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क है। हम इसका दावा करते हैं, फख्र से सर ऊंचा रख के हम ये कह सकते हैं कि हम इस मुल्क के बड़ी जमहूरियत के हम हिस्सेदार हैं, इसमें रहने वाले लोग हैं। तो आज कांग्रेस की बात करें, वहां पे उनको कदगन, पीडीपी की बात करें, उनको कदगन, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, उनको कदगन, आप उनको हेडक्वार्टर से बाहर नहीं निकलने देंगे। अगर आपको इतना एतमाद है कि लोग इनको सपोर्ट में है ही नहीं, जो आप बार बार दावा करते हैं लोग इनके साथ है ही नहीं,
तो फिर आप किन किन लोगों से डरते हैं? ये कितने, फिर ये तो मुट्ठी भर फिर बाहर सड़क पे आ जाते, तो पता है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। आप तो ये मौका ही नहीं उनको दे रहे हैं। आप तो उनको बंद रख के आप उनको बाहर न निकलने की ये जो कार्रवाई करते हैं, उससे आप साबित कर देते हैं कि एक शायद लोगों का सैलाब उमड़ आए उनकी तरफ से। ठीक है, तो ये चीजें जो है जो साफ कर देती है कि कहीं ना कहीं आपको आज भी ये एहसास है कि हमने जम्मू कश्मीर के आवाम को, उनके दिलों को अभी तक हम जीतने में कामयाब नहीं हुए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये बात भी देखी जाती है जिस तरह से आपने राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात की, SC/ST एक्ट के हवाले से बात की, फॉरेस्ट राइट एक्ट के हवाले से बात की, पंचायत राज को मजबूत बनाने के हवाले से बात की। यहाँ पर एक चीज़ ये भी तो है कि जो कश्मीर की बात बिलखुसूस अगर हम करें तो सड़कें जो है तामीर की गई हैं। हमारे जो मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी हैं, उनका बयान अक्सर व बेशतर कश्मीर के हवाले से आता है। जम्मू कश्मीर, वहाँ पर हमने बहुत से जो है टनल्स की बात की जा रही है, ख़ुद जो है प्रधानमंत्री ने भी जो है उसका इनाग्रेशन किया, और इसी के साथ पुल बनाने की बात होती है। कई सारे पुल्स के जो है काम जो रुके हुए थे वो शुरू किए गए, यहाँ तक कि कश्मीर को जो है मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ा गया वंदे भारत ट्रेन के ज़रिए। तो ये भी तो तरक्की के काम हुए हैं। थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए, उसके बाद जो है सारी चीज़ें होंगी। अचानक से बहुत सारे काम एक साथ हो जाएं, ये भी जो है पॉसिबल नहीं है। तो सरकार का तो दावा ये है कि वो कर रहे हैं काम, बहुत सारे काम जो है हुए हैं और बहुत सारे काम अभी मंसूबे हैं, उसके आगे जो है काम होगा। जी देखिए, मतलब काम तो पहले भी होते थे जी, ऐसा नहीं कि काम आज ही हुआ है कि तरक्की आज ही, वंदे भारत ट्रेन आज ही है। ट्रेन तो ये जो है पहले ही, ट्रेन का प्रपोजल तो आज से 20 साल पहले शुरू हुआ था जी, ये तब से है प्रोग्राम। ऐसा नहीं कि ट्रेन आज ही आई। तरक्की तो हो रही है, पहले भी हो रही थी, अभी भी हो रही है। ऐसा नहीं कि तरक्की नहीं हुई, पर तरक्की का जो है मतलब जो मॉडल होना चाहिए वो मॉडल सही नहीं है ना हमारे पास। देखिए, जितने भी यहाँ पे इस वक्त डेवलपमेंट के नाम पे डिजास्टर हो रहा है, तबाही हो रही है हमारे एनवायरमेंट की, हमारे रिसोर्सेज की, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। और हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हमारे पहाड़ खत्म हो रहे हैं, हमारी जमीन खत्म हो रही है, हमारे पेड़ काटे जा रहे हैं नई नई ट्रेन लाने के लिए। तो ये कौन सी ठीक है डॉक्टर साहब, ये आप जो बात कर रहे हैं, यानी एक बात तो ये होती है कि जो है तरक्की होनी चाहिए, तरक्की के लिए फिर बहुत सारी चीज़ों की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। तो फिर आप ये सवाल उठ रहा है, इस पर वाकई मैं आपसे जो है तफसीली बात करूंगा और जानना चाहूँगा कि आप क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पर एक हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से। दफ़ा 370 को आज ही के दिन 2019 में ख़त्म किया गया था। तो बहरहाल आज का दिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अहम है। अब वो किस मद में अहम है वो जो है जम्मू कश्मीर के लोग ही जो है बताते हैं, और हम बात भी मौजूद मेहमानों से बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई इन 6 वर्षों में जो कुछ कहा गया है उस पर अमल कितना हुआ, और वाकई कश्मीरी और जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग, इवन लद्दाख के भी लोग मैं कहूँगा कि कितने मुतमईन हैं, इसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की दफ़ा 370 के ख़ात्मे की और पिछले 6 वर्षों के दरमियान जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हुआ उस हवाले से। लेकिन इससे पहले कि हम जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें, मैं चाहूँगा कि हम उत्तराखंड का रुख करें, चूँकि जिस तरह का सानेहा, जिस तरह का क़ुदरती कहर हम कहेंगे कि ये जो पेश आया, जिसमें इब्तदाई तौर पर तो जो हम अमवात हलाकतों की बात आ रही है वो 4 की है, लेकिन बहरहाल जो मनाजिर आप तस्वीरों में देख रहे हैं इंतहाई दिल को दहला देने वाले हैं। उत्तराखंड के ज़िला उत्तरकाशी के देहात धराली में बादल फट पड़े, जिसके बाद पहाड़ी के बालाई हिस्सों से एक बड़ा सैलाबी रेला बह निकला, जिसकी जद में धराली देहात के कई मकानात, दुकानात, होटल्स न सिर्फ जद में आए बल्कि सैलाब के साथ मिट्टी के तोदे, पत्थर और दलदल के खौफनाक रेलों में वो दफन होकर रह गए। इब्तदाई तौर पर 4 अफराद की हलाकत की इतलात मौसूल हुई, जबकि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बड़ी तादाद में लोगों की हलाकत हो सकती है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक महज 1-2 मिनट के दौरान सैलाब इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ देहात के एक बड़े रिहायशी इलाके को
तहस नहस कर देता है। देखते ही देखते मकानात या तो मस्मार होकर रेले में बह गए या फिर वो उसी मकाम पर रेले में दब कर रह गए। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 60 अफराद लम्हों में लापता हो गए। दीगर मकानात के बशमोल 20 से 25 होटल्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। बड़ी तादाद में लोगों के मलबों तले दबे होने के अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं। वाज़ेह है सैलाबी रेले में मकानात का जब ये हशर हुआ है तो इसमें बसने वाले इंसानों का क्या हाल हुआ होगा इसका अंदाज़ा किया जा सकता है। खेरगढ़ के किनारे वाक़े ख़दीम एक केदार मंदिर भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। फौरी तौर पर गंगोत्री हाईवे को बंद कर दिया गया। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आंध्र प्रदेश के अपने दौरे को मुख्तसर करते हुए हंगामी तौर पर उत्तराखंड पहुंचे और बचाव रिलीफ के कामों का जायज़ा लिया। राहत और बचाव के कामों के लिए फ़ौज को तलब कर लिया गया है। इलाके से बड़ी तादाद में लोगों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा एम्बियंस बताएं ताकि पता चले, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर की जहाँ बात कर रहे हैं तो ये भी वही पहाड़ी सिलसिला है हिमालयाई, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा एम्बियंस इसका दें। तो नाज़रीन ये मनाजिर हैं, बड़े दिल को दहला देने वाले हैं। चूँकि हम उसी पहाड़ी सिलसिले के इलाके की बात कर रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, वही हिमालयाई जो है यानी सिलसिला है जिसके तहत ये सारी यानी रियासतें या आबादियाँ सब कुछ हैं। डॉक्टर साहब भी ब्रेक से पहले वही बात कर रहे थे कि जो हमारा जोग्राफियाई माहौल है, जो कुदरती माहौल है, उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो बहरहाल लेकिन यहाँ पर बात हुकाम की जानिब से यही होती है कि जब तरक्की की बात होगी तो फिर वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, या तो ये चाहिए या फिर ये चाहिए। दोनों चीज़ कैसे एक साथ हो सकती है? जी डॉक्टर साहब प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। डॉक्टर साहब मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? डॉक्टर साहब मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी आवाज़ आ रही है। जी बताइए। मैंने सवाल आपसे किया, शायद आपको मेरी बात आपको मिली, आवाज़ आई आपको? पूरी आवाज़ नहीं आ रही थी। अच्छा, मैं यही सवाल कर रहा था। अभी हम बता रहे थे कि उत्तरकाशी में जिस तरह से यानी सैलाबी रेला आया, उस हवाले से मैं यही सवाल मेरा था कि ये वही सिलसिला है, उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश हो या जम्मू कश्मीर हो, यानी वही पहाड़ी सिलसिला है। और आप बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि हमारे जो कुदरती हमारा जो माहौल है वो कहीं ना कहीं उसको जो है डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि भाई तरक्की के काम होंगे। बात की थी मैंने जी मैंने बात करी थी, तरक्की की बात हो रही थी ना। हाँ, तरक्की की बात हो रही थी, सड़कों की बात हो रही थी, रेलवे की बात हो रही थी। देखिए तो तरक्की का मॉडल जो सरकार के पास है सही मॉडल नहीं है। सही मॉडल तरक्की का है कि जो सस्टेनेबल मॉडल हो, जो आगे चले। देखिए ये जो इन्होंने यहाँ पे कुछ होटल्स बनाए, हाँ, कोई बिल्डिंग्स बनाई, कोई कुछ किया, ये बनी होंगी 15 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले जी। तो आज ये 15 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल के बाद खत्म हो चुकी है। आज ये खत्म हो गई, एक ही शॉट में खत्म हो चुकी है। सो इसका मतलब है कि ये जो तरक्की का मॉडल यहाँ पे उत्तराखंड में उन्होंने किया था, वहां पे ये सही तरक्की नहीं है। ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, ये अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सो हमारी सरकारों को अब देखना है कि तरक्की का मॉडल उनको कौन सा अपनाना है। हमें ऐसी तरक्की चाहिए जो आगे 100 साल, 150, 200 साल तक सस्टेन कर सके। हमारी सड़कें ऐसी होनी चाहिए कि वो खत्म ना हो जाए 20 साल के बाद। हमारे रेलवे लाइंस ऐसी होनी चाहिए कि वो 5 साल, 10, 15 साल, 20 साल, 30 साल के बाद खत्म ना हो जाए। उससे कोई जो और इम्पैक्ट ना पड़े हमारे क्या एनवायरमेंट पे जी, हमारे क्लाइमेट पे, हमारी बायोडाइवर्सिटी पे।
देखिए हमारी मेजर यहाँ पे लाइन जो जा रही है, रेलवे लाइन, ठीक है। अब ये प्लान कर रहे हैं कि इंटरनल एरियाज में भी, शोपियां एरिया में भी, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी रेलवे लाइन जो है बिछाना चाहते हैं। वहां पे सेब के बाग कट जाएंगे, वहां पे जंगलात कट जाएंगे, वहां पे बायोडाइवर्सिटी पे हमला होगा, वहां की इकोनॉमी पे हमला होगा, तो वो फिर क्या होगा। ऐसे ही पहलगाम रेलवे लाइन लेना चाहते हैं जी, तो वहां पे कितने बाग कट जाएंगे। एक तो बाग कटने से इकोनॉमी पे होता है, बिल्कुल असर होता है, हमारी लाइवलीहुड पे असर होता है, उसके साथ साथ हमारी बायोडाइवर्सिटी पे उसका असर होता है, हमारी क्लाइमेट चेंज पे असर होता है। तो ये चीजें नहीं करनी। लेकिन डॉक्टर साहब आमद रफ्त के हवाले से, यानी डॉक्टर साहब ट्रांसपोर्टेशन को आपको जंगलात काटेंगे, डॉक्टर साहब, ये तरक्की नहीं। डॉक्टर साहब तरक्की के लिए ट्रांसपोर्टेशन को बहुत अहम करार दिया जाता है ना। ये खाली दिखाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी जो हाईवेज बनाना चाहती है, बड़ी बड़ी रेलवे दिखानी चाहती हैं, मगर वो कश्मीर को डुबा देंगी 30-40 साल के अंदर। लेकिन डॉक्टर साहब एक नहीं चाहिए यहाँ। देखें, ये कहा जाता है कि एक आम बात है कि ट्रांसपोर्टेशन किसी भी खित्ते की तरक्की के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। जब आमद रफ्त होगी तो जो है सारी चीज़ें ईजियर रहेंगी ना। तो ये देरीना मुतालबा भी रहा है किसी ना किसी तरह से जो आमद रफ्त का मामला है, ये जो शोबा है, इसको जो है बेहतर बनाया जाए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो सरकार बताती है। देखिए आपने खुद देखा ना, यहाँ पे भी के नाम पे ये होटल बनाए थे जी, तरक्की के नाम पे ये डेवलपमेंट उत्तराखंड में की गई थी। अब कहाँ गई वो तरक्की, खत्म हो गई, मिलामेट हो गई। ऐसे ही जो है हम एक ऐसे सिस्टम में इस वक्त रह रहे हैं, एक ऐसे वक्त में हम आ चुके हैं, खासकर जो हमारा हिमालयन जो रीजन है, जी जी, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, ये सब इलाके जो हैं जी, ये बहुत ही सेंसिटिव है। यहाँ पे सरकार को ऐसे तरक्की के मॉडल देखने होंगे जो आगे सस्टेन कर सके। एक बार ये इलाके तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, फिर बाद में निचले वाले इलाके जो है वो भी तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए जो तरक्की का मॉडल है हमें वो समझना पड़ेगा। जो तरक्की का मॉडल हैदराबाद के अंदर, बेंगलोर के अंदर जो सरकार कायम कर रही है, वो तरक्की का मॉडल यहाँ पे कायम नहीं कर सकते हैं। आपने देखा NH-44 श्रीनगर जम्मू हाईवे कितनी बार तबाह हो जाती है, कितनी बार वहां पे लैंडस्लाइड्स, मडस्लाइड्स आ जाती हैं। कितने सालों से काम चल रहा है, 12 साल से काम चल रहा है हाईवे पे। 12 साल में 30 किलोमीटर का जो है वहां पे जो है बानीहाल से लेकर रामबन तक का जो एरिया है जी, हर 2-4 महीने के बाद उड़ जाता है, हर 2-4 महीने के बाद उड़ जाता है। तो हम ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ पे जो तरक्की का मॉडल डिफरेंट होना चाहिए, तरक्की की जो डेफिनेशन है बिल्कुल अलग होनी चाहिए। हमको ये डेफिनेशन समझनी चाहिए। ठीक है, जो हम किसी प्लेन इलाके में जो है तरक्की करते हैं, वहां तरक्की का मॉडल है वो बिल्कुल अलग होगा। यहाँ एक अलग, जो बिल्कुल अलग मॉडल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैं शबनम आपसे जानना चाहूँगा, देखें तरक्की की बात या फिर खुशहाली की बात या फिर लोगों को आसानियाँ पहुँचाने की बात, तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी सामने आती है, जैसे अगर हम कश्मीर में देखें कि डिजिटल मीटर्स लाए गए, क्योंकि बरक़ी का एक देरीना बरक़ी की फ़राहमी का मामला एक मसला रहा, लोगों को सड़कों पर आकर एहतजाज करते हुए हम खुद बताते रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि हम इस शोबे को भी जो है एक तरतीब में ला रहे हैं और सारा निज़ाम जो यानी पहले वैसा नहीं हुआ करता था, अब उसको दुरुस्त किया जा रहा है ताकि बिल्स भी जो है सही मिल सकें, और बिल्स अगर मिलेंगी, वसूल होंगी, तो फिर जो है बरक़ी भी जो है अच्छी तरह से होगी। डिजिटल मीटर्स लाए जा रहे हैं पानी के लिए और दीगर मामलात के लिए, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उसके लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। आए रोज़ कहीं ना कोई जो है स्कीम का जो है इनाग्रेशन किया जाता है, और मरकज़ी सरकार की जानिब से बिलख़ुसूस बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो मैं जानना चाहूँगा शबनम, इस मसले से कुछ ना कुछ तो जो है राहत मिली होगी लोगों को। जी, देखिए अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, इसमें कोई इनकार तो नहीं कर सकता, लेकिन आपने ये देखना है कि जो ये अकाउंटेबिलिटी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं कि किन लोगों पे, क्या एक समान सभी लोग हैं, क्या सभी लोग उस सतह पे हैं जहाँ पे वो हर कोई जो है आपकी फीस अदा कर सकते हैं, क्या गरीबों के लिए कोई रियायत नहीं है, कोई उनको कोई राहत देने की कोई बात नहीं है। जब 370 को हटाया गया और कहा कि अब प्राइमरी तरक्की के दरवाजे अब खोले जाएंगे, अब
ये होगा, वो होगा, अब सेहत में बढ़ावा होगा, अब यहाँ पे इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, फिर ये होगा। तो बातें बहुत कही गई, लेकिन जब आप आम लोगों से बात करेंगे, चाहे जम्मू के हों जिन्होंने बीजेपी को बहुत अच्छे तरीके से जिताया और वोट दिया और इस हद तक पहुंचाया कि वो असेंबली तक पहुंचे जी, लेकिन वो लोग जब परेशान है तो वादी के लोगों की बात ही मत पूछिए। बहुत परेशान है लोगों को इस तरह राहत नहीं मिली है। मैंने एक ही बात कही कि कुछ चीजें हैं जहां पे जो पहले ही मैंने वो आप तक पहुंचाई वो बात कि उन 2-3 चीजों के अलावा अगर इस वक्त दावा कोई भी करे कि जम्मू कश्मीर के हालात अब ऐसे बदल गए कि वहाँ के लोग अब सुखी है, खुश है, आमदनी का जरिया जो है वो बहुत जरा ऐसे बड़े हैं जिसकी वजह से लोग वहाँ राहत की सांस ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ बिजली की बिल इतनी आती है कि लोग परेशान हो रहे हैं। कुछ लोग ये चाहते हैं कि बिजली ही ना आए, और इसी तरह खाने पीने की अशिया जरूरी जिसे हम कहते हैं उसमें इजाफा ही हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। और जिस मुल्क में खाने पीने की अशिया जरूरी जिसे हम कहते हैं, जहाँ उन चीजों में जब इजाफा हो जाए, आप यकीन करें कि उस मुल्क की तरक्की नहीं हो पा रही है। क्योंकि जब चावल पे, तेल पे, गैस पे, बिजली पे, जो बहुत जरूरत है एक आम इंसान के लिए, इसमें न अमीर न गरीब, हर के लिए जरूरी है, पेट हर किसी का है। लेकिन ये तो शबनम सारे मुल्क की बात है। अगर हम महंगाई की बात करें तो सारे मुल्क का सिर्फ जम्मू कश्मीर की किस तरह से उसको महदूद कर सकते हैं हम? सारे मुल्क में है तो मामला। देखिए, जब 370 यहाँ पे मौजूद था तो यहाँ की सरकार अपने तरीके से लोगों को राहत देने की कोशिश करती थी, और क्योंकि उसमें दिल्ली का इस तरह असर नहीं होता था। लेकिन आज जब दिल्ली में आप कुछ करते हैं, पूरे मुल्क के लिए करते हैं, तो जम्मू कश्मीर के लिए भी वो लागू चीजें हो जाती है। यही तो वजह है कि ये सरकार जो इस वक्त से उमर अब्दुल्ला की या इससे पहले जो पीडीपी की थी या किसी और की रही है, तो यहाँ कुछ अपने तरीकेकार अपनाने की जो उनमें एक पावर होती थी, उसको अपनाते थे लोग, वो राहत देने की अपनी तरफ से कोशिश करते थे, जो आज नहीं हो पा रहा है। और इसका एहसास न सिर्फ उन सियासी पार्टियों को या इस वक्त की सरकार को, बल्कि आम लोगों को भी है। तो इसको समझने की बहुत जरूरत है। अगर दिल्ली की सरकार जिसने ये 370 हटाया, जिसने स्टेट को यूटी में तब्दील किया, तो फिर कुछ इस तरह करना चाहिए था कि उससे कहीं ज्यादा लोगों को राहत मिल जाती। तो वो कहते हैं कि जी हमको ये था ही नहीं, तो आज देखा। लेकिन जब उस हद तक लोग गिरे हैं जहाँ पे बहुत परेशानियां लोगों को है, वो घुटनों पे आ गए हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं कि हम तरक्की के मंजिलों को छू रहे हैं? आप कह तो रहे हैं बहुत, लेकिन जो यहाँ पे लोग जी रहे हैं उनकी तकलीफों में इजाफा हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सिक्योरिटी के लिहाज से जब आप बात करेंगे, उसमें मरकजी सरकार कह सकती है कि जो लोगों की जान माल की जो परेशानियां, जो अक्सर बेशतर देखा जाता है कि किसी भी चौक में हर दिन ग्रेनेड, हर दिन माइन ब्लास्ट, हर दिन, उसमें बहुत कमी आई है। पथराव, हड़तालें, इसमें कमी आई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आम लोगों की वाकई जिंदगी फिर बदल गई है। ये अभी इससे मतलब इसका इकरार तो कोई नहीं कर सकता, अभी ऐसा मुमकिन ही नहीं है और ना अभी तक हुआ है। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने कहा कि जो अवामी जो स्कीम्स हैं और अवामी फलाह बहबूद या फिर उनकी तामीर तरक्की या फिर उनकी सहूलियात के लिए जो इक़दामात होने चाहिए, उस हवाले से आप बात करेंगे। सियासी तौर पर बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहैसियत कश्मीर के शहरी हैं आप, और यानी अगर हम बात करें तो जो जमहूरी हुकूक़ हैं वो सबको, जिस तरह से मुल्क भर में सबको हासिल है, आपको भी हासिल है, हमको भी, सबको हासिल है, तो इस हवाले से अगर सियासी नौयत से जिस तरह की अभी बहस छिड़ी हुई है, अब जैसे इलेक्शन की बात की जा रही थी तो इलेक्शन तो करवा दिया गया, यानी ये समझा जा रहा था कि भाई इलेक्शन कब करवाएंगे, लेकिन करवा दिया गया। लेकिन अब इसके बाद जिस तरह से स्टेटहुड को लेकर जो एक ज़ोर दिया जा रहा है, तो एक आम कश्मीरी का मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका जो मुशाहिदा है, मतलब अगर फ़िलहाल अगर हालात ऐसे कुछ हैं कि एलजी का रहना ज़रूरी है या फिर मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रहना ज़रूरी है, कुछ मामलात हैं, सरहदी जो है रियासत है, अभी तो रियासत नहीं रही, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम है, तो ख़ित्ता है, तो उस एतबार से क्या कुछ वक्त नहीं मिलना चाहिए? और क्या इतना मतलब शिद्दत, क्या ये सियासत नहीं लगती है आपको, ये जो सब किया जा रहा है स्टेटहुड की मांग? जब जी आर्टिकल 370 को यहाँ पे कलदम किया गया, उसके बाद जो है बार बार जो है मुल्क के जो ये है हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी वही हुकूक मिलेंगे जो कर्नाटक वाले को मिलते हैं, आंध्र प्रदेश वाले को मिलते हैं, तेलंगाना वाले को मिलते हैं, वही हुकूक यहाँ पे भी मिलेंगे। ठीक है, अब हम कोई स्पेशल हुकूक नहीं चाहते जी,
हम चाहते हैं कि भाई आपने हमारे स्टेट के 2 टुकड़े कर दे जी, हमारी जो है स्टेट हुड भी छीन लिया आपने। ये कहीं नहीं हुआ आज तक। जितनी भी यूनियन टेरिटरीज थी उनको स्टेट हुड मिला। गोवा एक यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, वो स्टेट बन गई। ऐसी बाकी जो है यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज थी जो बाद में स्टेट्स बन गई। नॉर्थ ईस्ट में भी थी बहुत सारी। जी हाँ। तो ये ऐसी है कि अब हमको बोला भी गया, अदालत में भी ये केस चला 370 का, अदालत के साथ कि हम जो है स्टेट हुड को बहाल करेंगे। अब इलेक्शन भी उन्होंने किया, लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया। अब ये खुद बोलते हैं कि सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक है, मतलब बिल्कुल 5 साल में कोई हड़ताल नहीं हुए, 6 साल में कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, चलिए बीच में कुछ वाकयात होते हैं, मगर सिक्योरिटी सिचुएशन ओवरऑल बिल्कुल सही है, ये हम मानते हैं, हर कोई मानता है। कभी स्कूल बंद नहीं हुए, कोई ये नहीं हुआ। मगर मसला है कि अब जमहूरी जो हुकूक हमारे हैं बहाल भी करने हैं क्या हमें फैसला लेने का हक नहीं है कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? इतनी इंटरफेरेंस है स्टेट गवर्नमेंट को चलाने में। अच्छा, हम तरक्की हो रही थी जब एलजी का दौर था, इतनी जबरदस्त सड़कें बनी पिछले साल, उससे पहले जबरदस्त मैग्नेटाइजेशन, ब्लैक टॉपिंग हो रही थी। और इस साल बजट कम हो गया पीडब्ल्यूडी आरएनबी का अचानक से। मैं आपको माइक्रो लेवल की बात करता हूँ। मैं यहाँ पे एक पिछली बार बात कर रहा था एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ, मैंने बोला पिछले साल तो बहुत काम किया आपने, 2023 में बहुत काम किया, 2023 में भी, इस साल क्या हो गया? लोकल एमएलए से बात की, जो प्लान में रखा था वो भी नहीं हो रहा है। लोकल एमएलए ने जो ब्लैक टॉपिंग के लिए यहाँ पे रखा था लगाने के लिए, डामर लगाने के लिए सड़कों पे, वो भी नहीं है, उसमें भी कटौती हो रही है। सो इंटरफेरेंस है। 2 विधान 2 प्रधान की आप बात कर रहे थे, नहीं हो सकते हैं एक ही मुल्क में 2 विधान और 2 प्रधान नहीं हो सकते हैं। वैसे ही जम्मू कश्मीर में इस वक्त 2 प्रधान है जी। एक साइड से एलजी है, एक साइड से चीफ मिनिस्टर है। ये बड़ी ही परेशानी की बात है। मुझे लगता है कि सरकार ने भी कहा है, जो हम मरकजी सरकार है, उन्होंने पार्लियामेंट के सामने भी कहा है जी, उन्होंने अदालत के सामने, अदालत उज़्मा के सामने कहा, सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि हम रेस्टोर करेंगे स्टेट हुड को, मगर नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल मौकरी है। अगर आंध्र प्रदेश वाले को अपना हक मिल रहा है, कर्नाटक वाले को हक मिल रहा है, तमाम रियासतों को हक मिल रहा है, क्या हमें वो हक नहीं मिलना चाहिए यहाँ पे? जी ठीक है। अगर आप मसावात की बात करते हैं, इक्वल हकूक की बात करते हैं, आपने तो हमें दबा दिया है, ये सही बात नहीं है। ठीक ठीक। मैं शबनम आपसे जानना चाहूँगा, बहरहाल 8 अगस्त को समाअत है स्टेट हुड के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में। देखना ये होगा कि वैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो है पहले ही जो है ये कह दिया है, लेकिन इसके बावजूद ताख़ीर हो रही है। अब देखना ये होगा कि आगे मज़ीद क्या होगा इस हवाले से। शबनम, मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा, रोज़गार की बात करें, मुलाजिमत की बात करें, तो इस मद में, इस सेक्टर में बहुत सारी ख़बरें आती हैं कि अब तो जो है बाज़ाब्ता तौर पर तकर्रुरनामे जो है नौजवानों को जो है दिए जा रहे हैं। ख़ुद अगर सेंट्रल भी देखें, अगर हम मरकज़ से भी देखें, तो ख़ुद प्रधानमंत्री डिजिटली जो है लोगों को तकर्रुरनामे जो हैं, अपॉइंटमेंट लेटर्स वगैरह जो है हवाले कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में भी देखें तो एलजी को हम मसरूफ़ देखते हैं। अगर आज की भी बात करें तो बहरहाल ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट मामला है। जो अस्कत पसंदी से मुतासरा थे, उनमें जो है उन मुतासरीन में तकर्रुरनामे जो है दिए गए। तो मैं रोज़गार के हवाले से जानना चाहूँगा कि इन 6 वर्षों में कितना कुछ हुआ है, जो मुशाहिदा है, जो जायज़ा उस हवाले से, भाई जो 4th क्लास वर्कर्स हैं, मुख्तलिफ शोबेजात से जुड़े हुए हैं, परमानेंट हैं या आर्जी बुनियादों पर काम करने वाले हैं। जी जी शबनम, शबनम की आवाज़ मिल रही है मेरी? ठीक है, शायद शबनम जी। शबनम, मेरा सवाल सुना आपने? काफ़ी मतलब 1-2 मिनट का रहा, नहीं सुना? नहीं, बताए तो एक रिपीट करें थोड़ा। अच्छा ठीक है। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि जिस तरह से रोज़गार के हवाले से अगर हम बात करें, तो हर रोज़ हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पर मरकज़ी सतह पर भी प्रधानमंत्री भी हमारे अपॉइंटमेंट लेटर्स जो है डिजिटली जो है ऑनलाइन जो है वो दे रहे हैं। और अगर आज की बात करें हम तो हमारे एलजी साहब ने भी जो है जो अस्कत पसंदी से मुतासरा ख़ानदान है, उनको उन्होंने जो है तकर्रुरनामे दिए। इसी तरह से मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 6 वर्षों के दरमियान, यानी ये रोज़गार का जो मामला है, जो हमारे डेली वेजर्स हैं, जो हमारे मुस्तकिल यानी जो मुलाजिमीन हैं या जो टेम्पररी बुनियादों पर जो काम करने वाले हैं, उनको कितनी राहत मिली है? जी देखिए, वो वहीं के हैं, वही है जहाँ पे वो थे, वहीं पे है, कोई राहत उनको नहीं है।
लगातार वो सरकार से मुतालबा कर रहे हैं, लगातार वो एलजी साहब से मुतालबा कर रहे हैं। और यही तो कुछ बातें हैं। अगर एलजी साहब के दौर में जो अभी तक 6 साल हुए, अगर 1 साल हम हुकूमत का इसमें कम कर दें तो 5 साल तो उनके दौर में रहे हैं, तो फिर परेशानियां क्यों आज भी है? वो तो कम से कम खत्म होनी चाहिए थी। आज भी चाहे वो बिजली के बिल वेजर्स हों, चाहे वो पीएचई के हों और किसी डिपार्टमेंट के हों, वो परेशान आज भी है, आज भी एहतजाज कर रहे हैं। और इवन जब सरकार बनी तब वो एहतजाज के लिए बाहर आने लगे, वरना कोई बाहर ही नहीं आता था। तो ये एक सरकार से एक मौका लोगों को अब मिल रहा है कि वो अपने हक की बात करते हैं, चिल्लाते हैं, सड़कों पे निकलते हैं, भले ही वो सरकार के खिलाफ ही बोले, लेकिन बोलने की आज उनको हिम्मत है, इजाजत है, जो पहले नहीं थी। तो इन चीजों को देखना पड़ेगा, और जब तक इसको बेहतर नहीं किया जाएगा, बदलाव नहीं लाया जाएगा, सिर्फ बदलाव की बातें करना काफी नहीं है, बल्कि बदलाव लाने की जरूरत है जमीनी सतह पे। अगर ऐसा होता है तो लोगों को कोई इसमें परेशानी नहीं है। देखिए, आप एक ही तराजू में सभी को नहीं तोल सकते हैं कि सिर्फ मिलिटेंसी रिलेटेड बात हम करें कि इसी पर ही सारा कुछ किया जाए, इसी पे तवज्जो दी जाए। लोगों को और भी मसाइल है। अगर आप कुछ परसेंट की बात करते हैं जो इस तरह के अनासिर हैं जो मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जम्मू कश्मीर के हालात को खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बाकी परसेंट आपके बचते हैं तो उनके लिए क्या किया जाता है? कितनी नौकरियां दी गई, कितने विलेजर्स को रेगुलर किया गया, कितनी अभी भी जो है स्कूलों में वो बहुत ही गरीब तबके के जो हम किचन उनके संभालते हैं, 50 रुपए पे आज भी है, खवातीन है, बच्चों को कैसे वो पालते हैं। तो इसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर को इस खाते में नहीं लाना चाहिए कि आपकी सियासत इससे आगे चले, आप अपने वोट हासिल करें, कुर्सियां हासिल करें। इतना नहीं है। लोग यहाँ रहते हैं और लोगों के मसाइल को दूर करना बेहद जरूरी है। जी, मैं डॉक्टर साहब आखिरी सवाल करूंगा शोबे सयाहत के हवाले से। ठीक है, ये मान लिया कि जो मिलिटेंसी का मामला था, जो पहले हुआ करता था, वो उसमें कमी आई है, वो हड़तालें अब नहीं रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि सयाहों का एक हुजूम हम देख रहे थे, सयाह रिकॉर्ड तादाद में जो है आ रहे थे, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा मामला हो जाता है कि फिर उसमें ब्रेक लग जाता है, जैसे पहलगाम का वाक़या हुआ, जैसे अगर हम पुलवामा की बात करें उस वक्त भी जो है जो वाक़या हुआ, तो एक लोगों को जो बाहर से आ रहे हैं कहीं ना कहीं एक उनका जो है ख्याल पैदा होता है सिक्योरिटी के हवाले से। तो मैं जानना चाहूँगा फिर अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो जिस तरह का बयान दिया और अक्सर व बेशतर देते आते हैं कि मिलिटेंसी यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी, उन्होंने कहा कि मैं ये दावा कर रहा हूँ कि नहीं होगी जब तक कि जो है आप खत्ते में जो मामलात हैं उसको आप हल नहीं करेंगे, इस तरह का बहरहाल उनका जो है बयान था। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये हकीकत कितनी वो है जिसको हम देखें कि रीढ़ की हड्डी समझी जाती है ये टूरिज़म का जो सेक्टर है, तो उस हवाले से क्या मामला है, और ये बिलखुसूस पहलगाम का जो वाक़या हुआ उसके बाद अभी क्या बहाल हुआ है, अच्छा बहाल होने के बाद फिर आगे के हवाले से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं और क्या उम्मीद करता है ये जो सेक्टर है यानी टूरिज़्म से जो भी जुड़े हुए हैं। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पहले ये देखना पड़ेगा कि टूरिज्म को जिस तरीके से उछाला जाता है ना बहुत ज्यादा कि ये रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, बट ये 6-7% है ये पूरा हमारा जीडीपी जो है, एक तबका इसके साथ है, मगर पूरा 100% या 70%, 30% बोल सकते ऐसा नहीं है जी। बहुत सारे लोगों को लगता है बाहर जो है कि पूरा कश्मीर जो है डिपेंडेंट इसी पे था, ये टूरिज्म खत्म हो गया सब। नहीं, हमारा मेन जो सेक्टर है वो बागवानी है, वो हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, वो है ज्यादातर। तो जहाँ तक टूरिज्म की बात है, इसको झटका लगा बहुत ज्यादा नेगेटिव जो है, इसमें प्रोपेगेंडा किया गया, हमारे खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया, हम उसके शिकार हुए हैं और उसकी वजह से टूरिस्ट का इनफ्लो बहुत कम हो गया। मगर बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, अब जो है स्टार्ट हो गया, मगर कुछ वजूहात की वजह से कुछ यहाँ पे सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शंस भी लगाएंगे बहुत सारे इलाकों में, जैसे हमारा यहाँ दूध पथरी है, यूसमर्ग है, हमारे तुर्कमेस्तान है, या बाकी इलाका जाते हैं अनंतनाग में, साउथ कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर में जी, बहुत सारे जो है जगहों पे रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई उसकी वजह से भी। मगर अब जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वापस जो है पटरी पे आ रहे हैं, टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं, अब नई बुकिंग्स भी हो रही हैं और
मुझे लगता है कि ये वापस जो है रिस्टोर हो जाएगा और लोगों को पता चला है कि इसकी वजह क्या है। पूरा जो इसमें जो है, उसके बाद कुछ मीडिया चैनल ने अच्छा पॉजिटिव रोल भी अदा किया, कुछ अखबारों ने भी पॉजिटिव रोल अदा किया, और बहुत सारे टूरिस्ट जो यहाँ पे आए पहलगाम अटैक के बाद या उस दौरान भी उन्होंने बहुत सारे जो वीडियोस बनाए, उनके वीडियोस भी वायरल हो गए, और उसकी वजह से भी जो है मुल्क में जो रहने वाले लोग हैं उनके अंदर एतमाद पैदा हो गया कि कश्मीरी लोग ऐसा नहीं है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता से वापस जो है टूरिज्म इंडस्ट्री पटरी पे आ रही है वापस, और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह आगे आने वाले महीनों में बिल्कुल जो है टूरिज्म जो है रिवाइव हो जाएगा। और मौसम सरमा में मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट आएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने बात की और अपना वक्त दिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है। बहरहाल यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि एक दुनिया का एक ऐसा ख़ित्ता जो क़ुदरती हुस्न से मालामाल है, जिसके हवाले से जो अगर हम अपने बॉलीवुड की बात करें तो वो अगर शूटिंग को जाते हैं स्विट्ज़रलैंड, तो वहाँ के नेचुरल जितने सिनेरियोज़ हैं उसको देखकर वो ये कहते हैं, कंपेयर करते हुए कहते हैं कि जो कश्मीर में हमको जो मनाजिर मिलते हैं वो स्विट्ज़रलैंड में भी हमको नहीं मिलते। मतलब इतना सब कुछ, ऐसा मकाम जहाँ पर क़ुदरती जो ख़जाने हैं मैं कहूँगा वो है, सारी चीज़ें हैं। तो फिर क्यों वजह यहाँ पर ये बन रही है कि जिस तरह की तरक्की यहाँ पर होनी चाहिए, जिस तरह का जो है इंटरनेशनल लेवल इस खित्ते का होना चाहिए, वो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों ये सारी जो सियासतें हैं वो चल रही हैं? क्या वजह है कि अमन होता है लेकिन उसके बाद अचानक से कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जो सारे अमन के क़याम के जितने मामलात थे उसको दरहम बरहम कर देता है? तो कोई ना कोई ऐसी वजह तो है शायद जिसको हल करने की ज़रूरत है, जिसके बाद मुस्तकिल तौर पर यानी इस मसले का, इस मामले का, चाहे वो इंतज़ामी मामलात हो, चाहे वो टूरिज़म का मामला हो, चाहे वो अमन व अमान का मामला हो, उसको शायद हल करने की ज़रूरत है। तभी मुस्तकिल तौर पर हम ये यकीन कर सकेंगे कि वाकई कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को, उस खित्ते को और उस खित्ते के लोगों को जो हक़ मिलना चाहिए वो मिला है। बहरहाल ये वक्त ही बताएगा। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।